मैं विश्वनाथ सिंह रांची से इस परिचर्चा का आयोजक। हमारे बीच में आज आए हुए हैं पूर्व सेना के अधिकारी हैं श्री बीके सिंह साहब, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। वो मानव व्यवहार अर्थात ह्यूमन बिहेवियर पर अपनी बातें रखेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं बीके सिंह साहब को अपनी बातें कहें। थैंक यू सर, थैंक यू। सबको प्रणाम। और ये मेरा सौभाग्य है बहुत दिनों के बाद आपके बीच में आने का। और आ, जैसे आज का सब्जेक्ट है ह्यूमन बिहेवियर, ये चूंकि हम लोग सब ह्यूमन हैं और बहुत दिनों से हम लोगों की उम्र भी काफी हो चुकी है, तो हम लोग इसके बारे में ढेर सारी चीजें जानते हैं। लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा गुलदस्ते की तरह असेंबल वे में इसको मैं पेश करूं। तो पहले हम जानेंगे कि इसको 3-4 चरणों में हम लोग बात करेंगे अगले 7 से 8 मिनट तक, कि ह्यूमन बिहेवियर है क्या, इसको कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, ये कैसे काम करता है, ये कैसे कितने प्रकार का है और ये किस वजह से है। तो इसको 2-3 चरणों में हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर क्या कहते हैं, किसको किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर डिफाइन करने के लिए हमें कहा जाए तो इसको छोटे से शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि ये एक हर एक इंडिविजुअल का, जितने लोग हैं उनका एक पोटेंशियल है, पोटेंशियल उनके पास है। और दूसरा एक एक्सप्रेस्ड कैपेसिटी है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करने का कुछ पोटेंशियल है और कुछ एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी है, जो फिजिकल, मेंटल और सोशल। जो फिजिकली मतलब हमारे जितना हम फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, सोशली इसकी एक्टिविटीज के द्वारा जो हमारी पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में जो हम प्रोजेक्ट कर पाते हैं, जिस तरीके का आचरण हम रख पाते हैं, वही ह्यूमन बिहेवियर कहा जा सकता है। मैं एक बार और इसको कहने की कोशिश करता हूं कि जो हमारे अंदर एक पोटेंशियल है और एक्सप्रेस करने की जो कैपेसिटी है, इसको फिजिकली, मेंटली और सोशल एक्टिविटीज के द्वारा जो हम होल लाइफ में कर पाते हैं, प्रोजेक्ट कर पाते हैं, दर्शा पाते हैं, समाज को दे पाते हैं, तो ये इस तरीके से इसको परिभाषित किया जा सकता है। अब ह्यूमन बिहेवियर ये चलता कैसे, कैसे काम करता है, ये कैसे ये ड्राइव होता है, तो इसको 2-3 चीजों में हम देख सकते हैं। ये हमारे थॉट, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी फीलिंग है और जो हमारा एक्शन है, जो हम करते हैं, तो इसी के द्वारा ये कार्य रूप में परिणित होता है। और हम किसी को ये कह पाते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बिहेवियर बहुत अच्छा है, या इस समाज का बिहेवियर अच्छा है, या इस देश का बिहेवियर अच्छा है। तो ये जो बेसिकली हमारे अंदर जो थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स जो आती हैं और जो उसको हम एक्शन रूप में परिवर्तित कर पाते हैं, इसके द्वारा ये कार्य रूप में परिवर्तित होता है। अब अगर पूरे दुनिया को देखा जाए, पूरे ह्यूमन बीइंग को देखा जाए, तो तकरीबन 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो एक्स्ट्रावर्टेड, जो बहुमुखी होते हैं, और दूसरा जो है इंट्रोवर्टेड होते हैं,
जो अंतर्मुखी होते हैं। ये दो ही तरह के लोग देखने को मिलते हैं। बहुमुखी लोग जो हैं वो हम ढेर सारे ऐसे लोगों को कह सकते हैं जो सोशली अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व करके रखते हैं, सोशल एक्टिविटीज में अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व करके रखते हैं। इस तरीके के लोग बढ़ चढ़ के जो काम करते हैं, हिस्सा लेते हैं और आ, आ, हमारे चाहे वो देश से, चाहे समाज से, चाहे घर में, इस तरीके के लोगों को हम एक्स्ट्रावर्टेड या मतलब बहुमुखी कह सकते हैं। इंट्रोवर्टेड जो थोड़े से रिजर्व टाइप के लोग होते हैं, जो थोड़े रिजर्व टाइप के होते हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको दोनों में कंपेयर नहीं करना चाहते हैं, दोनों तरह के लोग अच्छे हैं, दोनों में कुछ कमियां हैं और कुछ खासियत है दोनों तरह के लोगों में। लेकिन ये समाज में दोनों तरह के लोग देखने को मिलते हैं। जो अंतर्मुखी हैं वो उनके अंदर भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हमारे सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसको विस्तार में बहुत बात नहीं करेंगे, इसके फायदे और हानि के बारे में हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज है इसमें, अगर इन दोनों को देखा जाए तो चाहे वो इंट्रोवर्टेड पीपुल हो, चाहे वो एक्स्ट्रावर्टेड पीपुल हो, जो बिहेवियर एक सोशल नॉर्म्स मतलब एक सामाजिक नियम में फिट बैठता है, जो एक सोशली फिट हो जाता है, जो हमारी सोसाइटी में फिट हो जाता है, ऐसा बिहेवियर जनरली प्रधान माना जाता है, वही प्रधान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सी वो सोशल नॉर्म्स हैं, अलग अलग सोशल नॉर्म्स हो सकते हैं, बहुत तरीके के हो सकते हैं, बहुत टाइप हो सकते हैं, बट मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ऐसा बिहेवियर जो सोशल नॉर्म्स में फिट हो जाए, वो उसको हम एक अच्छा और संतुलित बिहेवियर हम मानते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक अच्छा इंडिविजुअल है जो समाज को, अपने परिवार को, अपने सोसाइटी को, अपने देश को, ये उसके अनुसार ये बिल्कुल फिट है। अब और आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ाई करने के लिए, इसको स्टडीज करने के लिए, लोगों के बिहेवियर को स्टडीज करने के लिए ढेर सारे जब हम पढ़ाई लिखाई जानने लग गए और जब हम कॉपी किताब से परिचित हुए, तो ढेर सारी हमारी ब्रांचेज भी आ गई इसको स्टडीज करने के लिए। और उसमें जैसे हम ह्यूमन बिहेवियर को अगर बात करते हैं कि इसको कैसे, इसकी क्योंकि जरूरत पड़ी, जैसे लोग थोड़े पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े तो इसको जरूरत पड़ी कि इसको स्टडी किया कैसे जाए और किस विभाग के तहत इसको स्टडी किया जाए। तो उसके लिए उसमें फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी भी एक आती है। तो इस तरीके से कई विभागों के द्वारा इसको स्टडी अलग अलग तरीके से किया गया, क्योंकि ये सारी चीजें एक जैसे सोशल नॉर्म्स मैंने बताया, एक सोसाइटी के एक ये एवरेज नॉर्म्स हैं कि एक आदमी मानसिक तौर से, सोशल तौर से, इकोनॉमिकली वो फिट होना चाहिए। जैसे अगर ये मैं बात कहूं कि हम किसको कहेंगे कि ये आदमी एवरेज है या सबसे रीच है, मैं रीच की अगर बात करूं तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है कि जो आदमी हेल्थ वाइज बिल्कुल फिट है, जिसका शरीर बिल्कुल फिट है, जिसके पास सोशली मतलब समाज में जिसका कोई अस्तित्व है और जिसके पास कुछ पैसे हैं। मैं कितना पैसे हैं ये मैं इसका कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी ने कहा है कि अगर हमारा पॉकेट इतना अलाउ करता है कि जो मैं चाहता हूं वो कर लेता हूं, तो दैट पर्सन इज द रिच पर्सन।
तो जो आदमी फिजिकली फिट है, जो आदमी सोशली फिट है, उस सोसाइटी में फिट हो जाता है। और जो आदमी अ, पैसे से इकोनॉमिकली फिट है सोसाइटी के लिए, वो उसको हम रिच मान सकते हैं, या उसको एक अच्छा इंसान माना जा सकता है। तो ये सब चीजें आई इनको स्टडी करने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडीज करने के लिए और उस पे काम करने के लिए। अब इसके फैक्टर्स क्या हैं? क्या फैक्टर्स हैं? ये किस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि इसमें क्या-क्या फैक्टर हो सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर्स के? तो जो सबसे पहला, इसके 2 फैक्टर हैं मेनली। जो सबसे पहला फैक्टर है वो जेनेटिक या हेरिडिटी जिसको बोलते हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर प्रभाव डालता है, वो एक जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब आप सब लोग जानते हैं, और इसकी एक स्टडी 1858 में हुई थी। आप लोगों को मालूम है कि जो चार्ल्स डार्विन है, वो वुमेन के बारे में उन्होंने ढेर सारी वुमेन से और इस तरह से और भी जानवरों के बारे में उन्होंने ढेर सारे लेख लिखे हैं और किताबें भी लिखी हैं उन्होंने। तो उन्होंने 1858 में एक किताब लिखी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। उसमें उन्होंने ये बात कही है कि जो जेनेटिक या हेरिडिटीज, जो इनका मतलब वंशानुकरण जिसको कहते हैं, ये एक ह्यूमन बिहेवियर पे बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इसका मतलब जो हमारी जेनेटिक है, या जो हमारा जिस तरीके का पीछे का हमारा वंश है, उसका एक इफेक्ट हमारे आगे भी कई वंशजों पर पड़ता रहेगा। ये एक स्टडीज बताती है, और ये स्टडीज 1858 में ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था, और इसका इफेक्ट अभी भी देखा जा सकता है। तो वंशानुक्रमण जो पहला उन्होंने बताया कि ये जो पहला फैक्टर है वो जेनेटिक फैक्टर है ह्यूमन बिहेवियर पे, जो बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। दूसरा है सोशल या इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स। अब जो आदमी जिस तरीके से जिस परिवेश में पैदा होता है, जिसमें उसका लालन पालन होता है, जिसमें उसकी पढ़ाई लिखाई होती है, जिस जगह वो खेलता कूदता है, जिस तरीके का वस्त्र धारण करता है, जिस तरीके के उसको रिलीजन दिया जाता है, धर्म जिसे जो पालन करने के लिए उसको दिया जाता है, या उसके वंश में पालन हो रहा है, या उस सोसाइटी में हो रहा है, जहाँ पे वो एजुकेशन ग्रहण करता है, जहाँ पे उसके दोस्त होते हैं, जिस तरीके की चीजों को खाता पीता है, जिस वातावरण में रहता है, जिस क्लाइमेट में रहता है, इन सब का मतलब इन्वायरमेंट का इफेक्ट उसके बिहेवियर के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ये दो एक फैक्टर ऐसे हैं, जो एक जेनेटिक और एक इन्वायरमेंटल या सोशल, जो भी आप कह सकते हैं। इन्वायरमेंटल ज्यादा बेटर है वर्ड, क्योंकि इन्वायरमेंट में उसके जलवायु का भी असर आ जाएगा, उसके रहन सहन का, खान पान, सारे चीजें का असर आ जाता है। तो अब आदमी जो ड्राइव अपने आप को करता है, वो इन सब चीजों, दोनों चीजों के मिक्स, दोनों चीजें, वंशानुक्रमण और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, दोनों को मिला के एक आदमी तैयार होता है, जो अपने आप को इस सोसाइटी में काम करने के लिए अपने आप को पाता है। अब अगर इसको मैं एक कहानी के रूप में इसको प्रस्तुत करना चाहता हूं, मैं इतनी जितनी बातें कही, अगर मैं एक कहानी कहूंगा तो उसमें सारा ये समावेश हो जाएगा। तो दो साइंटिस्ट थे जो ह्यूमन पे स्टडी करते थे, और एक बार उनको दोनों में आपस में एक बहस हो गई कि भाई आदमी की पर्सनालिटी पे या बिहेवियर पे सबसे ज्यादा वंश का मतलब जेनेटिक इफेक्ट पड़ता है। दूसरा कहा कि नहीं, इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है।
जैसे मैंने दोनों कहा कि ये 2 ही कारण हैं। तो उनमें काफ़ी देर तक बहस होती रही। वो कोई पीछे हटने वाला नहीं था, क्योंकि हमारे बीच में जैसे पंकज बाबू हैं, मास्टर डिग्री हैं और डॉक्टर हैं, तो ऐसे ही वो भी थे, काफ़ी पढ़े-लिखे लोग थे। कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। तो दोनों ने आपस में फैसला किया कि ठीक है, पहले वो राजा का दरबार होता था, तो बोला ठीक है, इसको राजा के दरबार में चल के प्रूफ कर देते हैं और वहीं प्रूफ होगा कि ये कौन सबसे ज्यादा, मतलब दोनों में से कौन जो जीत जाएगा, उसी का इफेक्ट ज्यादा होगा। अब जो इन्वायरमेंट को मानता था, उसने क्या किया, एक बिल्ली लिया। बिल्ली को उसने खूब ट्रेनिंग दी। जो वो कहता था वैसे ही बिल्ली करती थी। कहता था कि प्रणाम करो तो प्रणाम करती थी। जो जब वो खाने के लिए देता था, टाइम से खाने के लिए देता था, कहता था कि सो जाओ, सो जाती थी। जब वो बोलता था बोलो तो बोलती थी, म्याऊं करो तो म्याऊं करती थी। जो वो कहता था वही वो करती थी बिल्ली। उसका ड्रेस वगैरह भी बनवा दिया था, वो ड्रेस पहनती थी। टाइम से उसको बाहर जाके अपनी बाकी क्रियाएं करती थी। मतलब बिल्कुल उसको चेंज कर दिया। बिल्ली का जो भी गुण था उसको चेंज करके अब वो बिल्कुल सोसाइटी के तरीके से उसको फिट कर दिया। अब दोनों राजा के दरबार में गए। बोला भाई तुम तैयार हो गए? बोला हाँ तैयार हो गए। बोला चलो। अब पहला नंबर आया। बोला ठीक है, इन्वायरमेंट वाले का। बोला मैं दिखाता हूं, क्योंकि उसने तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस था कि मैंने तो बिल्ली की प्रजाति बदल दी, इसका तो बिल्ली का कोई गुण नहीं है, मैंने पूरा ही बदल दिया ट्रेनिंग देकर। अब वो राजा के दरबार में बिल्ली पर पूरा बताने लगा कि अब तुम ये करो, डांस करो, गाना गाओ, ये करो। वो सारी उसी तरीके से बिल्ली करती गई जिस तरीके से वो कहता गया। अपना ड्रेस बदल दो, ड्रेस बदल दिया, सब कुछ कर दिया। अब वो दूसरा जो वंश को मानता था, जेनेटिक मानता था, या जिसको हेरिडिटीज मानता था, बोला भाई तुम कुछ करो, तुम चुप क्यों हो? तो वो क्या क्या था, अपने पिंजरे में एक चूहा रखा था, वो बिल्ली के सामने एक चूहा छोड़ दिया। वो बिल्ली गाना गाना भूल के, डांस करना भूल के चूहे के पीछे भाग ली। तो हमारा मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कितना भी इन्वायरमेंट का इफेक्ट डाल दो, बट वो जेनेटिक इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। और इससे मतलब ये नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा। मतलब ये है कि बिल्ली को वो इन्वायरमेंट बदल के, चेंज करके, उसने सारी चीजें बिल्ली की प्रजाति को ऑलमोस्ट बदल दिया। लेकिन फिर भी जो वंश का इफेक्ट है, जिसको जेनेटिक इफेक्ट कहते हैं, हेरिडिटीज कहते हैं, ये हमेशा एक ह्यूमन बिहेवियर पे बना रहता है। चाहे आप इसके लिए कितने भी किसी भी इन्वायरमेंट में चले जाएं, किसी भी तरीके की ट्रेनिंग ले लें, किसी भी तरीके के खान पान को बदल दें, किसी भी जलवायु परिवर्तन कर लें, चाहे किसी भी वेशभूषा को बदल दें, चाहे किसी भी लैंग्वेज को अपना लें, या चाहे किसी भी धर्म को अपना लें, ये हमेशा बना रहता है। तो ये एक छोटा सा 7-8 मिनट का मेरा एक ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर एक बातचीत थी। अगर इसमें आप किसी को भी कुछ कहना है तो कह सकते हैं। थैंक यू। बीके सिंह साहब ने बहुत अच्छी बातें कही। अब मैं राजेंद्र बाबू से आग्रह करता हूँ कि हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में कुछ बताएं मानव व्यवहार के बारे में। मानव व्यवहार तो मनुष्य को एकदम शुद्ध होना चाहिए। साथ ही मानव व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी वैसा बात नहीं बोले जिससे किसी को ज्यादा तकलीफ हो, और बोलने की एक कला होना चाहिए कि जिससे लोग खुश हैं। और बोली एक ऐसी चीज है कि वो सबसे ज्यादा कड़वी लोग को लगती है। एक बंदूक की गोली से जितना दर्द नहीं होता है, उससे ज्यादा दर्द बोली का होता है। उसका हम अपने मैंने सर्विस लाइफ में देखे, हमको इसके लिए 10 साल भुगतना पड़ा है बोलने के चलते।
हमारे जो रीजनल मैनेजर थे वो 25 डिपो था बिहार में, उसमें वो 3-3 साल पर सबको ट्रांसफर करते थे एकदम, चाहे किसी भी परिस्थिति में। तो उनका पीए ने हमसे पूछा, सबसे पहले वो पूछते थे 3 ठो लिस्ट कि आप 3 जगह नाम दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसमें जहाँ पॉसिबल होगा आपको करेंगे। उस समय जब उसका पीए आया हमसे पूछा, मीटिंग जब हुआ था, महीना में एक बार उनको मीटिंग होता था, उस समय 25 ठो डिपो इंचार्ज रहते थे हम लोग। तो 25 से वो अंत में दिसंबर में पूछते थे और मार्च अप्रैल में बदली करते थे। हमको उस समय उसका पीए हमने से पूछा कि भाई आप कहाँ जाइएगा, तो हमने यही बोल दिया कि अरे आप कहीं बदली कीजिएगा तो गेहूं के गोदाम में, ना कोई चमड़ा के गोदाम में थोड़ी बदली कीजिएगा। इसके बाद जो रीजनल मैनेजर को कह दिया कि देखिए एक ऐसा राज है बदमाश कि जो हमसे ऐसा कहा कि कहीं बदली कीजिएगा तब गेहूं के गोदाम में, ना कोई चमड़ा के गोदाम में थोड़ी कीजिएगा। उसको रीजनल जो है वो गांठ पार लिया, हमको जहाँ था वहीं छोड़ दिया। कि अब उस समय हम दरभंगा में पोस्टिंग थे, इसलिए कि वहां पर 8 महीना पूरा काम रहता है, 6 बजे सुबह से 10 बजे रात तक। 3 महीना तो वहाँ आगजनी होता है और 4 महीना बाद, 7 महीना आपको पूरा काम है, 5 महीना मैंने कम काम है। तो इसलिए छोड़ दिया कि वो परेशान ज्यादा हो। ऐसे पहले कैटेगरी बना हुआ था कि जहाँ कम काम हो, ज्यादा उसी तरह से। तो इसलिए मैंने अब असली मुद्दा पर आते हैं कि बोली का, बोली पर भी आदमी को बहुत ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम 10 साल भुगते, दरभंगा में हमको 10 साल रहना पड़ा। उस रीजनल मैनेजर से जब बदली हो गई, दूसरे जब आया तो उसने उससे जो कुछ कहा, उसने हमारे नाम लेकर कहा कि एक राजेंद्र प्रसाद सिंह दरभंगा में है, बहुत बदमाश राजपूत है। तो ऐसा कह के उसको दरभंगे में ही रहने दीजिए कि लोग उसको जब आया, जब दूर में 3 महीना पर एक बार आया तो सब काम उम देख के उसके बाद हम पूछी, भाई आप तो इतना काम करते हैं, चलाते हैं, आपको क्यों नाराज थे? जो हमको जाने वक्त उस कह के गए थे कि सबको बदली कीजिएगा, लेकिन उस आदमी को भंगा से बदली मत कीजिएगा, वो कितना भी कहे तो। खैर हम कहने भी नहीं गए, तो हमको 10 साल वहाँ पर रहना पड़ा, मैंने एक बोली के चलते। तो बोली जो है मनुष्य को सबसे बड़ा जो आदर भी थे, वो बहुत खीस वाले आदमी थे, कोई पर बहुत ज्यादा साइडेड हो जाते थे। तो कुछ तो असर हम पर पड़ा, लेकिन खैर कुछ थे, लेकिन कह